नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी में पहले चरण की वोटिंग जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। टोपी से शुरू हुई यूपी की सियासी जंग अब लुंगी तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने लुंगी वाला बयान देकर यूपी की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। साथ ही यूपी की जनता को केशव प्रसाद मौर्य का करीब 1.5 महीने पहले वाला बयान भी याद दिलाया गया, जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लुंगी और जालीदार टोपी का जिक्र किया था। पहले वो दोनों बयान आपको सुनाते हैं, फिर इसके सियासी मायने समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे, तेमद पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। बताओ है क्या नहीं? तुम ही बता दो हमें, क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल दीवार पर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। सुना आपने, ये तेरी लुंगी और मेरी लुंगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा लिस्ट को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई है। उन्होंने अपराधियों को, जो तमंचावादी थे, जो अपराधवादी थे, उन लोगों को टिकट दिया, इसके बाद वो बैकफुट पे आ गए, तो कैसे उनको डर लग रहा है कि दूसरी लिस्ट जारी करे। इसी पर अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया कि भाई अगर हम एक कदम पीछे लेते हैं इसका मतलब आगे हमको दौड़ना है, वो तो लुंगी पहनने वाले लोग वो क्या दौड़ेंगे। तो अब यूपी की सियासत में लुंगी चांस से कितना मौका मिलेगा 2022 की जंग में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दे। हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी है, सूर्य प्रकाश मैथिल, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी हमारे साथ है, राजनीतिक समीक्षक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक, मेहमानों के पास जाऊं, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। ये यूपी में लुंगी वाली सियासत के आगे तेरी लुंगी मेरी लुंगी, वो बोलते थे कि भाई लुंगी वाले और जालीदार टोपी पहन के राइफल लेके प्रयागराज में जमीनों पे कब्जा कर लेते थे। इधर अखिलेश जी बोल रहे हैं कि लुंगी वाले क्या दौड़ेंगे। ये क्या है लुंगी पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं पूरा सीक्वेंस समझा देता हूं आखिर क्या हुआ था। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। हाँ, दरअसल हुआ यह कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहली सूची जारी होने के बाद से अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि कई अपराधियों को उन्होंने टिकट दे दिए हैं और उनके टिकट बदलने पड़ रहे हैं। तो ये जो बैकफुट शब्द था, इसके बारे में जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि बैकफुट का मतलब ये नहीं होता कि कोई पीछे हट गया है। एक कदम पीछे और एक कदम आगे, जिसको भागना होता है वो एक कदम पीछे रखता है और एक कदम आगे रखता है। और जिसको भागना नहीं आता वो क्या करेगा? और फिर इस ड्रेस में उन्होंने एक लुंगी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जो लोग लुंगी पहनते हैं वो कैसे भाग सकते हैं। तो ये पूरी बात थी जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के एक बयान के जवाब में कल कही, जिसको लेकर के अब बवेला मचा हुआ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की सियासत में टोटी वर्सेस चिलम चलता रहा है। जालीदार टोपी और केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। अभी गनीमत है कि उत्तर प्रदेश में रैलियां नहीं हो रही हैं, नहीं तो नेताओं की जबान भीड़ देख के कुछ ज्यादा फिसल जाती है। लेकिन फिर भी जो कुछ कहा, ऐसे शब्दों से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचना चाहिए कि कौन क्या ड्रेस पहनता है, कौन क्या करता है। बहरहाल जो पूरा वाकया था वो कुछ इस तरह का था। नहीं, आपने सही बात समझाई है। अब आगे इसको लेकर हम चलते हैं मेहमानों के पास। कीर्तिनिधि पांडे जी, भाई मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप लोग तो पहली लिस्ट में अपराधियों के नाम देके फंस गए थे, बैकफुट पे आ गए, इसीलिए दूसरी लिस्ट में बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो इस पे आपने मुख्यमंत्री की लुंगी पे ही सवाल उठा दिया कि लुंगी पहन के वो दौड़ ही नहीं पाएंगे, दौड़ में पिछड़ जाएंगे। तो कीर्ति जी बहुत जोर से हंस रहे हैं आप। देखिए संजय जी, जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती है वैसी स्थिति है नहीं।
हाँ। मैं तो क्लियर करता हूँ, आप भी बड़े पत्रकार है, चैनल आपका बड़ा है। हाँ। दोनों की सूची देख लीजिए जी, दोनों की सूची देख लीजिए। हाँ। अपराधी किसमें ज्यादा है किसमें कम है, चीजें तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ। एडीआर की रिपोर्ट में तमाम बातें, एडीआर की रिपोर्ट में भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए सबसे ज्यादा दागी। हाँ। और तो और छोड़िए, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पे मुकदमे हैं। 2017 का जब बयान हल्फी उनका देखेंगे, शपथ पत्र देखेंगे। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सही बात। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अपने शपथ पत्र में, नहीं मेरे पास आंकड़े है सर, 17 का भी इस बार का भी है जी, सारे मुकदमे दर्ज है। हाँ। और जिन लोगों पे स्वयं में मुकदमा दर्ज है वो दूसरों को अपराधी बता रहे हैं, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। और एक बात तय है हाँ। कि दौड़ना है तो एक कदम पीछे और एक कदम आगे करना पड़ता है। और अब तो बहस इस बात पे होनी चाहिए कि पुरानी पेंशन बहाली की बात हो रही है। हाँ। अब बात कर्मचारियों के उत्थान की हो रही है। अब बात किसानों के लिए संकल्प की हो रही है। तो आप बीच में लुंगी लेके कहाँ आ गए? देने की हो रही है। नहीं कीर्ति जी, बात अच्छी थी, बीच में आप लुंगी लेके घुस गए। नहीं, ये तो बताया गया कि दौड़ने के लिए पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, लुंगी पहन करके दौड़ना। अच्छा, लुंगी उठा के नहीं दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, दौड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ठीक है, सूर्य प्रकाश जी आपके पास आएंगे। देखिए, सियासत में कितना भी आप लोग विकास और हिंदुत्व और सामाजिक संरचना की बात कर ले, लेकिन अखिलेश जी को लगता है कि भाई अगर दौड़ होगी तो लुंगी पहन के आप पिछड़ जाएंगे। सूर्य प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करिए। और संजीव कौशिक जी आपके पास आएंगे। देखिए, इस बार तो वाकई संजीव जी जो चुनाव हो रहा है, हालांकि चुनाव आयोग का चाबुक है, कोरोना है, तो वो सारी चीजें हम मिस कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे विवेक जी कि अगर लोग जनता के बीच जाते, रैलियां करते तो और भी ऐसे बयान हमको सुनाई देते। चूंकि अब देखिए, यूपी की जो सियासत है वो लुंगी पे आकर अटक गई है। क्या लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री लुंगी पहनते हैं वो बस सियासी दौड़ में पिछड़ जाएंगे क्या? बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं कि जो कहिए कि ये केवल वर्चुअल रैली की बात हो रही है या इस तरह की बातें केवल टीवी पे या फिर देखने को मिल रही है। नहीं तो सचमुच में यदि रैलियों की बात होती तो हमने देखा है 2014 के बाद से लगातार जिस तरह से राजनीतिक दलों के मुखियाओं ने अपनी भाषाई मर्यादा को तोड़ा है, कोई भी पार्टी इसमें अछूता नहीं है। किसी पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा, तो लगभग सब कमोबेश सबों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बात सही है कि आज से साल भर पहले जहां समाजवादी पार्टी हाशिए पे दिखाई दे रही थी, आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो कम से कम भाषाओं पे नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग बड़े गौर से देख रहे हैं और आपके हर एक बात का लोग अर्थ निकाल रहे हैं, मीन मेक निकाल रहे हैं। तो उस वक्त इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया वो यही बात है। और वाकई यदि प्रैक्टिकल बात करें तो लुंगी पर जो लोग पहनते हैं वो दौड़ के लिए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके लिए आपको बीच में बांधना पड़ता है। तो ये व्यवहारिक तौर पर कही गई एक बात है, लेकिन राजनीति इतना आज के वक्त में तल्ख हो गया है कि हर एक बात पे बात निकाली जा रही है और वही चीज है। हाँ, सूर्य प्रकाश जी, देखिए आप लोग जो है तमाम रणनीति बना ले, आप विकास की बात कर ले, आप मंदिर की बात कर ले, आप सामाजिक संरचना को और एक साथ ले जाने चाहने की बात कर ले, लेकिन अखिलेश जी को लगा और कीर्ति जी भी यहाँ बैठे, उनको लगता है कि लुंगी पहन के दौड़ में आप पिछड़ जाओगे, सियासी दौड़ में लुंगी पहन के आप पिछड़ जाओगे। धन्यवाद अंजनी जी। हाँ, और मैंने अभी जिस प्रकार से सपा के प्रवक्ता को सुना और साथ में राजनीतिक विश्लेषक जी को सुना, सुनकर इतना ही महसूस हुआ। हाँ। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तो वही स्थिति इस समय में अखिलेश यादव जी की है। इस समय अखिलेश यादव जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। आप देखिए, जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अपराधी हैं। एक मिनट सूर्य जी, हम चाहते हैं कि हमारे डिबेट में हम लोग भाषा की मर्यादा को बना के रखें, क्योंकि उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे डिबेट में भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे चर्चा करेंगे सर? देखिए अंजलि जी, जिस प्रकार से कैराना के अंदर एक सर्टिफाइड गैंगस्टर एक्ट में लिप्त और भगोड़े को इन्होंने उम्मीदवार बनाया, जो कि कैराना में हिंदुओं के पलायन और हत्या के लिए जिम्मेदार था। अच्छा। जिस प्रकार से अब्दुल्ला आजम को अपने साथ में बैठाया, जिसके ऊपर 43 मुकदमे हैं। जिस प्रकार से मुहर्रम अली, जिसके ऊपर 73 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसको अभी लाल टोपी पहना इनके प्रदेश अध्यक्ष ने। और मैं अभी लिस्ट गिनवा रहा हूं, क्योंकि इनको शायद पता नहीं है अपनी खुद की लिस्ट।
मैं वो लिस्ट गिनवा देता हूं। नहीं, मेरे पास है, मैं गिनाऊंगा, आपकी भी मेरे पास भी है। हाँ। लोनी से हिस्ट्री सीटर मदन भैया को इन्होंने टिकट दिया है। हाँ। अशरफ अली को थाना भवन से दिया है। आ रहा हूं कीर्ति भाई, मेरे पास सबकी लिस्ट मैं अभी सुनाऊंगा, और एक बार इनको सुन लेते हैं। हाँ। असलम चौधरी धौलाना से, अच्छा। हाजी यूसुफ को बुलंदशहर से, दिलनवाज खान को सियाना से, ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं, पीसी है, अच्छा। और हिंदुओं के हत्यारे हैं, दंगाई है। ठीक है, अब देखिए, आप सभी मेहमानों ने बोल लिया, आप सभी मेहमानों ने बोल लिया, अब एक लिस्ट में भी अपने दर्शकों को दिखाता हूं। मुझे पूरी बात, अच्छा बोलिए, अच्छा पूरी कर लीजिए जी। जिस प्रकार से इन्होंने टिकट दिया है, हाँ। ये इनकी मानसिकता को बताता है कि जो लोग जेल में हैं या लोग जो बेल पे हैं, ये केवल समाजवादी पार्टी का टिकट उन्हीं को दे। ठीक और अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी एक संत के वेशभूषा के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये यही बताता है कि ये जो नए नए हिंदू पैदा हुए हैं, इनके अंदर आज भी वो जालीदार टोपी है, और ये आज भी उसी मानसिकता पे चल रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक हज हाउस बनाएंगे, और हर जिले में एक कब्रिस्तान बनाएंगे, और हिंदू अब देखिए जो लिस्ट की बात हो रही थी, हाँ, जो लिस्ट की बात हो रही थी और भाषा की मर्यादा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, कीर्ति जी ने भी लिस्ट की बात की और आपने भी लिस्ट की बात की। 2017 जिसका जिक्र कीर्ति जी कर रहे थे, 2017 में 143 आपराधिक जो मामले थे वो बीजेपी के ऊपर थे, और एसपी के 47 विधायक थे, उसमें से 14 पर आपराधिक मामले थे, 11 पर संगीन थे, कांग्रेस के साथ उसमें 1 थे, निर्दलीय 3 थे, तीनों को तीनों अपराधी थे। आ रहा हूं 2012 से लेके 2017 अरे मेरे पास लिस्ट है सर, बता रहा हूं ना। मंत्रिमंडल सुन लीजिए ना, इनके मंत्रिमंडल के अंदर ही, अरे मुझे तो देखिए, पहले मुझे लिस्ट रखने दीजिए, इस पर आप चर्चा करिएगा। सूर्य प्रकाश जी, पहले मुझे लिस्ट रखने दीजिए, उसके बाद चर्चा करिएगा। सूर्य प्रकाश जी, अरे सूर्य प्रकाश जी, मैं लिस्ट रख रहा हूं ना, मैं सबकी लिस्ट रख रहा हूं ना, उस पर फिर चर्चा करिएगा। आ रहा हूं कीर्ति जी मैं आ रहा हूं। अब आता हूं 2022 पे, 2022 पे आऊंगा और बाकी जो थोड़ा डिटेल होगा विवेक जी हमारे आपको समझा देंगे। 2022 की जो लिस्ट आई है उसमें सर सुनिए, 109 लिस्ट जो बीजेपी की है उसमें से 29 पर है आपराधिक मामले, और उसमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। समाजवादी पार्टी की जो अभी तक लिस्ट जारी की गई है जो भी है उसमें से 21 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के 125 में से 10 है, और ये लिस्ट है हमारे पास। तो आप सोचिए, लिस्ट तो सभी की है, और जो सूर्य प्रकाश जी आप बोल रहे थे, आपके डिप्टी सीएम के ऊपर भी देखिए तमाम मामले, 6 मंत्री हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी मामले हैं। तो सभी कोई दूध का धुला नहीं है। अब जो है विवेक, जरा आपके पास कुछ और अपडेट तो बताएं, क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास 2022 की आई थी उसमें हमने देखा कि 29 अपराधी। अंजनी कुमार जी, पहले की लिस्ट भी आप देख लीजिए ना, पहले वाले बताया था 2017 के बीच में, 17 का बता रहा हूं, खुद के मंत्रियों के ऊपर 2017 में 2017 का बताया आपको, 2017 में 143 बीजेपी के थे, 2017 में 143 बीजेपी के थे, और आज 47 में से 14 समाजवादी पार्टी के थे। हाँ, और उन्होंने उन मुकदमों को वापस लिया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार से सपाटी सरकार में नहीं हुए। ठीक है, चलिए ये तो आरोप प्रत्यारोप है। लिस्ट में आपके सामने मैंने रख दिया है, लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है, लिस्ट रख दिया है। आ रहा हूं, उनकी चोरी नहीं होती, सबके सामने लाइए दोनों एक मंच पे लाइए, कीर्ति जी को और सूर्य प्रकाश जी को लाइए तो वापस लेते हैं। हाँ ठीक है, लिस्ट में रख दिया। अच्छा विवेक जी आप बताओ, जो लिस्ट हमारे पास आई थी, हर कोई बोलता है कि मैं बड़ा पाक साफ हूं, लेकिन तुम्हारे यहाँ बड़े सब है अपराधी हैं। लेकिन जो लिस्ट मैंने अभी 2022 की दिखाई कि 29 जो है अभी तक जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से दागी है, 21 समाजवादी पार्टी के, 10 कांग्रेस के। ये लिस्ट अभी तक जो हमारे पास आई उसमें है। आपके पास कुछ अपडेट उसको जोड़िए, फिर इसके बाद फिर मेहमानों के पास चलूंगा मैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है, हाँ, CYC करके, आप उस ऐप को खोलिए। हाँ, उसमें जो प्रत्याशी अब तक नामांकन कर चुके हैं और उसमें आप उनके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जिन्होंने अब तक नामांकन भरा है उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आपराधिक मुकदमे हैं।
तो कोई भी दल इससे बचा नहीं है। कोई ये यहाँ पर दावा ना करे कि वो दूध का धुला हुआ है, पाक साफ है। हाँ। सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी ने तमाम ऐसे कैंडिडेट्स को अब तक टिकट दिए हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। हाँ। और अभी तो नामांकन की प्रक्रिया चल ही रही है। आज से दूसरे फेज का नामांकन शुरू हो रहा है। तो अभी गिनते जाइए, ये गिनती और बड़ी होगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग चाहे जितनी कसरत कर ले, लेकिन आपराधिक मुकदमे वाले लोगों को राजनीति से अलग करना शायद किसी भी दल के लिए बहुत मुश्किल काम है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ज्यादातर नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमे हैं। दलील ये दी जाती है कि वो मुकदमे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, आंदोलन वाले मुकदमे भी होते हैं, लेकिन गंभीर आपराधिक मुकदमे भी होते हैं। आप मैंने जैसा बताया, मैं तो रोज उसको खोल के देखता हूँ, रोज उसमें 4, 6, 10 नाम बढ़े ही होते हैं तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। तो इससे कोई बचा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का दुर्भाग्य है कि हमारे सियासी दलों को न जाने कैसी कौन सी मजबूरी है कि वो आपराधिक छवि वाले, आपराधिक रिकॉर्ड वाले, आपराधिक मुकदमे वाले लोगों को टिकट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कि लुंगी पे हमारी सियासत शुरू हुई थी, आज की डिबेट भाषा को लेकर, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उनके सीएम और डिप्टी सीएम पे इतने मुकदमे हैं जितनी की आईपीसी में धाराएं भी नहीं होंगी। हमने दोनों लिस्ट रख दी, 2017 की कितनी बीजेपी और सपा की थी, कांग्रेस की, और अभी की 2022 में जो मामले सामने आए, कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है। 29 बीजेपी, 21 सपा और 10 कांग्रेस के अभी तक नाम सामने आ गए जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो मतलब तेरा वाला अच्छा, मेरा वाला अच्छा, तेरा वाला बुरा, ये कहानी चल रही है क्या? देखिए अंजनी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आर्थिक और राजनीतिक शुचिता की बात करती चली आई है और पूर्ववर्ती सरकारों को लगातार इसी मुद्दे पर वो घेरती भी रही है। हाँ। लोगों ने ये सोचा कि एक नई तरह की राजनीति करने वाली पार्टी आ रही है और लोगों ने अपार जन समर्थन भी दिया। हाँ। मुश्किल यह है कि जब एडीआर की रिपोर्ट आप निकाल के देखते हैं तो सबसे ज्यादा दागी विधायकों की संख्या आज बीजेपी में दिखाई देती है। उच्च सदन की बात कर ले या फिर संसद की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश के सदन की बात कर ले, तो आज के वक्त में ये कहना है कि नहीं हमारे यहाँ कम है और आपके यहाँ ज्यादा है, कमोबेश सब में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो अभी आपके रिपोर्टर महोदय बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ ऐसा तकनीक है या फिर वो बगैर दांत वाली एक बाघ बन के टाइगर बन के, उन्होंने बगैर दांत वाली बोला, उन्होंने कहा एक ऐप है उस पर आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने एक बार बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र अलोकतांत्रिक आपराधिक है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही वंशवादी है। एसपी दंगाई प्रेमी है, तमंचावादी है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था और इसी पर फिर अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। आएंगे और डिबेट को फिर इसी बयान के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। इसी बयान पर रिएक्शन लेंगे समाजवादी पार्टी का। अभी तक हमने आपने सुना होगा कि लुंगी बहुत आराम का वस्त्र है और इसको पहनने से बहुत आराम मिलता है, लेकिन यूपी की सियासत में लुंगी के जरिए अपराध और अपराधी खोजे जा रहे हैं और विकास की दौड़ में अगड़ने और पिछड़ने की बात की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान आपको जरूर याद होगा जब उन्होंने प्रयागराज में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जालीदार टोपी वाले और लुंगी पहनने वाले हाथ में राइफल लेकर यहां पर जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। अभी अखिलेश यादव ने लुंगी पर हमला बोलते हुए, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि लुंगी पहनने वाले क्या दौड़ करेंगे हमसे, वो तो पिछड़ जाएंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई यूपी की सियासत में लुंगी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? क्या लुंगी ही अपराध और अपराधियों को पहचानने का तरीका हो गया है? कीर्तिनिधि पांडे जी आपके पास आएंगे, चूंकि देखिए इसी लुंगी के माध्यम से अपराध और अपराधियों की तुलना हो जाए, उनको तलाशा जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि ये तमंचावादी, ये माफियावादी, ये भ्रष्टाचारवादी पार्टी है, इनके पास ऐसे ही लोगों को टिकट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना था कि वो टोपी और लुंगी में अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लुंगी पहन कोई विकास की दौड़ में भाग ही नहीं सकता है। ये क्या है, क्या राजनीति हो रही है? देखिए संजीव जी, अंजनी कुमार सिंह जी, अंजनी जी, आपने पूरी रिपोर्ट रखा। हाँ, 2017 में एमएलए की स्थिति क्या थी? हाँ, 2022 में जो टिकट पा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी आगे थी, 2019 में भी आगे रहे, 22 में भी आगे। हाँ, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये सौभाग्य कि जिस जनपद के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उसी जनपद से अंजनी जी हम भी आते हैं। हाँ, और जब माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे
जी। तो एक घटना हुई थी और योगी जी तब सांसद हो चुके। अच्छा। महाराजगंज जनपद के पचरुखिया में समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे थे और उस वक्त हमारी पार्टी की नेता अब कांग्रेस में चली गई है तलत अजीज जी। अच्छा। वहां धरना दे रही थी और रास्ता खाली कराने के लिए इनके काफिले से गोली चली, तमंचा चलाए लोग। किसके काफिले और जिसमें योगी जी के काफिले। अच्छा, हाँ क्लियर करते चलिए जी। और सत्य प्रकाश यादव उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही मारा गया मौके पर। अच्छा। और जो भगदड़ हुई, हाँ। जिस तरीके से लोग भाग करके, कोई बिना चप्पल के, कोई बिना पैंट शर्ट, किस तरीके से लोग भाग करके अपनी जान बचाए समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ हाँ। और उस वक्त भी कल्याण सिंह जी इनको जेल भेजने वाले थे। लेकिन पार्टी के बड़े तमाम लीडर और उस समय के जो महंत अवैधराज जी, जो इनके गुरु, जो पैंचक किए और गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अच्छा। तो तमंचा चलाने वाले लोग, अपराधियों को टिकट देने वाले लोग, गुंडई को प्रशय देने वाले लोग, हिंदू या वाहिनी के नाम पे गुंडई चलाने वाले लोग भी अगर गुंडों पे, अपराधियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति। और 2017 में भी आ रहा हूं सूर्यप्रकाश जी, अगर आपका नंबर स्पष्ट कर रहा हूं। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कर रहा हूं जनी जी। हाँ। कि 2022 के चुनाव में सभी चरणों का पर्चा दाखिला होने दीजिए। अच्छा। जिस तरह बेटियों के मामले में बीजेपी, अपराध के मामले में बीजेपी नंबर 1, हाँ। कैस्ट्रोलियन डेथ के मामले में बीजेपी नंबर 1, किसानों के उत्पीड़न करने के मामले में बीजेपी नंबर 1, उसी तरीके से अपराधियों को टिकट देने के मामले में भी नंबर 1 रहेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। हाँ, ये नंबर 1 का खेल चल भी रहा है। इसके पहले आपको बताया जा रहा है कि आप नंबर 1 में थे और 2013 में छेड़खानी दंगे जो हुए थे 823, ऐसे मामले लगातार आपके भी बढ़ते गए थे। इसके बाद सरकार आपकी पलट गई थी। हाँ, अब सूर्य प्रकाश जी आपके पास आएंगे। ये लुंगी में आपको अपराधी नजर क्यों आते हैं और लुंगी की तुलना आप अपराधियों से क्यों करते हैं कि जालीदार टोपी और लुंगी वाला आएगा, जमीन पे कब्जा कर लिया था? धन्यवाद अंजनी जी। हाँ, और आशा करता हूं जितना समय आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दिया उससे थोड़ा सा कम समय ही चाहे, मुझे विदाउट इंटरप्शन देंगे। अच्छा ठीक है, बोलिए। और एक पीसीआर को बोलिए, आवाज ही को कर रही। हाँ देखिए, अभी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यहां बताया मुझको, एक कपोल कल्पित घटना, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कहानी बनाने में माहिर हैं या अभी माहिर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक 2007 की घटना बता रहा हूं। करेली, अभी वर्तमान में 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक भूमि पूजन किया, जिसमें कि गरीब लोगों को जो आवास है वो बना के देने के लिए योजना वहां पे शुभारंभ की। वो प्रयागराज की करेली जी। 2007 में वहां पर एक मदरसा था। हाँ। वहां पर इनकी ही पार्टी के एक बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ ने उस मदरसे से 2 नाबालिग लड़कियां अगवा की, उनका सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद दोबारा उसी मदरसे में उन लड़कियों को फेंक आए और वर्तमान की समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने मुंह में दही जमा लिया। और तब उस मदरसा कांड की जो फाइल थी उसको दबाकर मुख्यमंत्री जी बैठ गए। और अभी 2 महीने पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस मदरसा कांड की फाइल दोबारा से खुलवाने की घोषणा भी की है उसी करेली के अंदर। तो ये तो इनका चरित्र है। अच्छा देखिए, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के चरित्र, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे का, मैं अभी आ जाता हूँ। जो ये कह रहे थे आपराधिक मुकदमा वाली बात, ठीक है, आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। मणिपुर स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको भी। मणिपुर को तेज गति से आगे बढ़ाना है। मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर स्थापना दिवस के मौके पर मणिपुर के लोगों को उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और हमारे यहाँ हम लोग लुंगी में अपराध को जो है ढूंढ रहे थे कि लुंगी और टोपी पहने और अपराधी कहाँ पे हैं, और लुंगी में जो मुख्यमंत्री हैं वो विकास के दौर में पिछड़ जाते हैं। ये बात, इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे होते हैं हर बार, इस बार हम लुंगी पे डिबेट कर रहे हैं। ये भी एक राजनीति है कि अब की बार लुंगी पर चांस।
अरे सूर्य प्रकाश जी, आपके प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, आपने कितने किसानों को कर्ज माफ किया? अरे कहाँ लगातार आप बोले पड़े? अभी तो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं क्या उनको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी मैं पूछूंगा ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। सूर्य प्रकाश जी मुसलमान और यादव थे। हाँ, अच्छा अब थोड़ा मुझे पूछने दीजिए। 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकारी दी है। अच्छा आपने बता लिया, पूछ लिया, तो मैं भी पूछूं? 3.5 लाख से सूर्य प्रकाश जी नौकरी दी है। अब मैं भी कुछ पूछ लूं? मैं भी कुछ पूछ लूं? लग रहा है आवाज नहीं मिली उनको। ठीक है, ठीक, आवाज नहीं मिल रही है। संजीव नहीं, उनकी आवाज ही मिल रही है। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी देखिए, ये तो आप भी बड़े करीब से यूपी की सियासत को देखते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2-2.5 दशक से यूपी की सियासत को देख रहे हैं। अगर हम लोग एक दूसरे का चरित्र पोल खोलने में लग जाएं तो कोई पार्टियां नहीं है भाई, इनके राज में ये हुआ, उनके राज में हुआ, ये सब होता रहता है। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है कि भाई लुंगी और टोपी में अपराधियों को हम कैसे जो है देख सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं, और ये भी कि भाई लुंगी में जो है विकास की दौड़ में कोई पिछड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री लुंगी पहनता है तो विकास की दौड़ में पिछड़ कैसे जाएगा, और जो लुंगी और जालीदार टोपी लगाता है वो अपराधी कैसे हो जाएगा? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के पीछे उद्देश्य क्या है? निश्चित तौर पे एक खास वर्ग विशेष को टारगेट करना है और उस टारगेट के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की बात हम यदि करें तो क्योंकि वर्तमान में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा सुनने का मौका मिलेगा और ज्यादा उन्हीं को जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे को खत्म किया। क्यों साहब, क्यों खत्म किया आपने? हाँ। यदि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे तो अच्छी बात है, आप अपने ही ऊपर लगे हुए मुकदमे को खुद खत्म कर लें, ये तो गलत बात है। ये तो पहली बार हमने देखा। हाँ। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आतंकियों और उग्रवादियों की बात यदि कर रहे हैं या फिर अपराधियों की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी जितने डंके की चोट पर सूचना की बात करती है, इतिहास उठा के देख लीजिए कि आतंकियों और उग्रवादियों और अलगाववादियों के साथ उनका व्यवहार क्या रहा है। यहाँ से लेकर के कालधार तक पहुंचाने वाले लोग कौन रहे हैं? कश्मीर में हमला किसके शासनकाल में हुआ? पठानकोट, सुनिए पठानकोट तक यदि करवाया तो जो सच है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। अरे 76 से ज्यादा आपने एक अपराधी के घर के ऊपर अपने बुलडोजर चलवाया, तो वहां पे आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं कि यहाँ गरीबों के लिए हम घर बनाएंगे। साहब 76 से ज्यादा, सुनिए तो सही, अपराधी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 76 से ज्यादा आपके यहाँ अपराधी बैठे हुए हैं, उस पर कब बुलडोजर चलाएंगे? उस पे कब चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए अपराधी है उसके ऊपर जो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन सारी हिंदुस्तान की जनता देखती है कि वो क्रिकेट खेलता हुआ आदमी दिखाई देता है, उसके ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे? तो वो बीजेपी से है क्या? नहीं, संजीव जी क्या नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हो बीजेपी से, धनंजय सिंह? हम सिलेक्टिव राजनीति की बात कर रहे हैं और सिलेक्टिव लोगों के ऊपर, चूंकि प्रतीकात्मक, मैंने शुरुआती दौर में जब लुंगी की बात हो रही है, टोपी की बात हो रही है, तो प्रतीकात्मक जो राजनीति की बात होती है और जो मैसेज देने की बात होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखिए। निश्चित तौर पे हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अपराधियों को, ठीक है, अपराधियों पर अंकुश लगाया। अच्छा, एक आंकड़ा और मैं रखता हूं, थोड़ा सा डिबेट फिर उस पर भी करेंगे। फिर अगर ये आंकड़ा अगर हम उस पर डिबेट करेंगे ये डिबेट और दिलचस्प होगी। हाँ, आ रहा हूं। आपने दिखाना समाजवादी पार्टी की स्थिति अब ये हो गई है। अच्छा ठीक है, दिखा तो अभी फिर वैसी फोटो वो भी दिखा देंगे। ये सब हटाइए, यही स्थिति है समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, हो गया आपका। हाँ, हटा लीजिए। अरे देखिए नेताजी, ये तो आप ऐसी डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के राष्ट्रीय चैनल पर, आप फेसबुकिया टाइप की डिबेट कर रहे हैं। फेसबुकिया वाली डिबेट कहीं और होती होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा एक आंकड़े देते हैं आपके सामने। एक आंकड़ा मैं रख रहा हूं। अभी जो हमारे पास जो लिस्ट आई है इस बार की, उसमें अतुल प्रधान है, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके ऊपर 37 मामले हैं। इसके आधार पर आकलन होगा, डिबेट होगी। योगेश वर्मा जी है, समाजवादी पार्टी के 31 मामलों में उनके ऊपर केस दर्ज है। रामनाथ सिकबार जी है, ये कांग्रेस के नेता है, 10 मामलों में ये वांछित है, इनके ऊपर केस है। इसके अलावा अमित अग्रवाल जी हैं, ये बीजेपी के हैं, इनके ऊपर 7 मामले हैं जिनके ऊपर इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। संगीत सोम के ऊपर 6 मुकदमे चल रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल बीजेपी के हैं, 6 मुकदमे चल रहे हैं। कमलदर शर्मा बीजेपी के हैं। हाँ, अब इतना डिटेल आप भी बताइए ना। ठीक है, वो इतना बहुत होता चर्चा करने के लिए। और हरीश कुमार समाजवादी पार्टी के हैं, ये 5 है।
समाजवादी पार्टी के लोग ठीक है। अरे हम कानून के जानकार नहीं है, धारा पे चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हमारा ये कहना है कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे हो रहा है। ठीक है, वो बलात्कार के होंगे, आएंगे। अरे होंगे वाली बात हो रही है ना, विवेक जी के पास चलते, विवेक जी बताएंगे। ठीक है। अरे सूर्य प्रकाश जी, अपराध अपराधी होता है। हाँ, जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो विवेक जी समझेंगे। ठीक है, नहीं वो चीज विवेक जी क्लियर करेंगे। विवेक देखिए, ये बात तो क्लियर है। एक ये भी होता है कि भाई कई बार राजनीतिक मतभेद के चलते भी अपराध जो है मुकदमे चढ़ा दिए जाते हैं। तो हमने देखा है यूपी की सियासत में ऐसे मुकदमे खूब होते हैं, आपने भी उसको खूब देखा होगा। लेकिन जो इन जो ये केसेस हैं, इनकी इंटेंसिटी की अगर हम बात कर ले तो इसको लेकर हम कैसे चर्चा करेंगे, कैसे अपने दर्शकों को समझाएंगे कि भाई बीजेपी कितने हैं, इनके इतने हैं। तो उसमें ये जो अपराध के मामले होते हैं भाई, कहा यह गया कि जब तक आप जो अपराधी आप सिद्ध नहीं हो जाएंगे आप चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है विवेक जी कि ये सारी जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ इनकी पार्टी के नेताओं ने खुद जारी की है। तो मतलब वो मान भी रहे हैं कि मैं अपराध हूँ, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, ये तो चुनाव आयोग की शर्त है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि इस तरह की व्यवस्था की जाए, और अभी तो इतना ही है। 3 अखबारों में 3 बार उनको अपने इस तरह के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ। देखिए, जहां तक अपराध की बात है तो अपराध होता है। हाँ। हिंदुस्तान में एक न्यायिक व्यवस्था है। हाँ। और उस न्यायिक व्यवस्था को, उस कानून को तोड़ना अपराध होता है। चोरी छोटा अपराध है, डकैती बड़ा अपराध है। ये इसकी सजाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कानून को तोड़ने की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही अपराध हैं। हाँ। तो छोटा अपराध बड़ा अपराध जैसी कोई बात होती नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, चूंकि लुंगी को लेकर एक बहस चल रही है। हाँ। ये तो बीते कुछ समय से, दशक से हम देख रहे हैं कि फैशन थोड़ा सा बदला है, लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। हाँ। नहीं तो इसके पहले चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की हम बात करें तो वो राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये इसके पहले नारायण दत्त तिवारी, ये सब लोग धोती पहना करते थे। हाँ। राजनाथ सिंह अब भी धोती पहनते, भले वो डिजाइनर हो लेकिन अब भी धोती पहनते हैं। हाँ। तो पहनावा पहन करके राजनीति की रेस में दौड़ना भागना, कौन आगे जाता है, इस अर्थ का कोई अर्थ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ चुहलबाजी हो रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश की सियासत में। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बता दूं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो छोटे दल हैं, जिनसे बड़े दलों ने अलायंस कर रखा है, उत्तर प्रदेश के खासतौर से अवध और पूर्वांचल के तमाम ऐसे बाहुबली हैं। हाँ। जो बड़े दलों से गठबंधन करने वाले छोटे दलों के रास्ते से अपनी उम्मीदवारी तय करने जा रहे हैं। हाँ। चाहे वो निषाद पार्टी हो और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो। आपको पता होगा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से मिलकर के आए थे। अतीक अहमद को AIMM ने उनके परिवार को टिकट दे रखा है। हाँ। डॉक्टर संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है, खबर है कि कई सारे बाहुबली जो बीजेपी से टिकट पाना चाहते थे, उनको बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, लेकिन वो निषाद पार्टी के जरिए कोई ना कोई रास्ता बनाने जा रहे हैं। हाँ। तो अभी इन छोटे दलों को, जो बड़े दल के अलायंस में है, इनकी लिस्ट आने दीजिए, इनके प्रत्याशी तय होने दीजिए। विवेक जी, बहुत सही बात आपने किया। हमने ऐसे कई जो बाहुबली उनको हमने देखा है कि बड़ी पार्टियां उनको टिकट तो नहीं दे रही हैं। इसमें एक उदाहरण भी बीजेपी का भी था, लेकिन बीजेपी वाले चिढ़ जाएंगे, खाली बीजेपी की आप बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं जिनको उनको बीजेपी ने शामिल तो नहीं कराया, लेकिन ये माना जा रहा है कि बैकडोर से अपने सहयोगी पार्टी में उनको एंट्री की बात हो रही है। तो ऐसे भी है। क्या लगता है कि बाहुबली हमारे यूपी की सियासत में ये हमारी मजबूरी है क्या? ये बीते कई दशक से, तकरीबन आधे दशक का वक्त हो गया है, ये माना जाता है कि जो बाहुबली होते हैं उनका प्रभाव होता है अपने मतदाताओं के ऊपर और वो चुनाव जीत करके आते हैं, यानी कि उनकी जो विनेबिलिटी है, फैक्टर है, वो ज़्यादा होता है। हाँ। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। 2017 के इलेक्शन की बात है। हाँ। फैजाबाद की गोसाईगंज सीट से एक खब्बू तिवारी नाम के व्यक्ति थे। हाँ। और इनको बीजेपी में शामिल कराया गया। बाद में बीजेपी ने उनको बाहर किया, लेकिन वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से टिकट लेकर के आ गए, जीत गए, विधायक बन गए। और अभी कुछ महीने पहले उनको कोर्ट ने सजा दे दी है। अब वो सजायाफ्ता मुजरिम है, जेल में बंद है। तो इस तरह के उदाहरण भी है। टिकट बदलने पड़ते हैं, लेकिन एक रास्ता खोला जाता है अपने सहयोगी दलों के माध्यम से कि उनको एडजस्ट किया जाए। तो ये भी एक परंपरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर आप अपराधीकरण से राजनीति को मुक्त करना चाहते हैं तो इस दरवाजे को भी बंद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब डिबेट चूंकि आखिरी पड़ाव हम लोग आ गए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कीर्ति जी, देखिए 2017 का चुनाव मुझे याद है, अखिलेश यादव जी ने ये रणनीति बनाई कि इस बार हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे। बड़ा बवाल हुआ, चाचा नाराज हो गए और आप देखिए मुलायम सिंह यादव भी काफी नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने खुद को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर लिया और फिर ऐसा हंगामा हुआ कि वो सत्ता से ही बाहर चले गए। लेकिन जिस पर हम और विवेक जी चर्चा कर रहे हैं
कुछ ऐसे बाहुबली हैं जिनकी क्या हमारे सियासतदानों को उनकी मजबूरी है क्या कि उनको पार्टी में रखना ही है। अगर सीधे अपने पार्टी में शामिल नहीं करवा पा रहे हैं तो बैकडोर से जो छोटे दल के साथ आपका गठबंधन है वहां से घुसा दे रहे हैं। अब अंजनी जी, राजनीति में परिस्थितियां बनती बिगड़ती, हाँ, और बहुत साफ कोई तरीके से कहना चाहते हैं जी कि अखिलेश यादव जी 2012 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव, अपराधियों से बराबर दूरी बनाए रखना का प्रयास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और मुकदमे लिखे जाते हैं तो तमाम परिस्थितियों में भी मुकदमे लिखे जाते हैं। अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान साहब हो, ये सारे मुकदमे इस सरकार में लिखे गए, सारे मुकदमे इस सरकार में। तो वैसे ही तो योगी के ऊपर आपकी सरकार ने मुकदमे रखे थे, वैसे ही तो योगी के ऊपर भी तो आपकी सरकार ने मुकदमे रखे। मैंने जो घटना का जिक्र किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर कपोल कल्पित है, वो लिखित मुकदमा दर्ज है थाने में। मदरसा कांड ये बताइए, नहीं अगर आपके बाहुबलियों ने और बेटियों को बलात्कार किया था, मैं अंजनी जी बात से एकदम सहमत हूँ आपके जी कि अपराधियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हाँ, और मैं इस बात के लिए पूरे विश्वास से कर सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जाति को सबसे बराबर दूरी बनाया। तो इस बार फिर अच्छा, इस बार उसका असर ही होगा कि 17 में आप लोग बाहर हो गए। क्या इस बार यही मजबूरी है क्या? क्या पैसे लोगों को फिर मजबूरी में टिकट देना पड़ रहा है? नहीं, कोई मजबूरी समाजवादी पार्टी की नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी नहीं। हाँ, अब मैंने कहा कि बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं अंजनी जी जी कि राजनीति में सरकारें जब मुकदमा लिखती है, हाँ, तो ये तो मैं विनोद जी के इस बात से सहमत हूं, आपके संवाददाता के, कि मुकदमा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, धाराएं कम हो चाहे ज्यादा हो, हाँ, नेचर ये है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हाँ, आप कानून तोड़ रहे हैं। हाँ, मुकदमा छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुकदमा कानून तोड़ रहे हैं, उसकी वो अपराधी कहे जाएंगे जो लोग कानून तोड़ रहे हैं। अब एक मसला कानूनी रूप से आता है कि किसी प्रकरण में जो सजा आपका हो जाता है, अपराधी उसी को कहा जाता है, वरना मुलजिम विचाराधीन कैदी कहे जाते हैं। यही तो आप नेताओं की बड़ी स्मार्टनेस है कि इस पूरे मामले पे आप लोग कानून में आना ही चाहते हैं, क्योंकि अगर इस मामले पे आप लोग कानून बना दे कि भाई जो अपराध जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो पूरी जो हमारी पूरी हमारी सियासत ही साफ हो जाएगी। मैं तो अंजनी जी ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में आई है, हाँ, हाँ, 2019 में दोबारा केंद्र में सरकार में है, हाँ, डबल इंजन की सरकार है, और एडीआर की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनके पास एमपी और एमएलए हैं। हाँ, हाँ, नहीं, अगर औसत निकालेंगे ना तो लगभग सब लोग वही है। बना देते, हाँ, अंजनी भाई बना देते। आप एक पास आऊंगा जी जवाब दे लेंगे। सूर्य प्रकाश जी, जो सवाल मेरा कीर्ति जी से था, हाँ, वही सवाल आपसे भी रहेगा सर, कि भाई अपराधियों को मान लीजिए सीधे आपने बीजेपी में ज्वाइन नहीं कराया, बहुत अच्छी बात, ताली बजवा लिया आपने, लेकिन फिर बैकडोर से आपने अपने सहयोगियों के साथ घुसवा दिया, फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया, तो कैसे दूध के धुले रह जाएंगे आप? ये क्या सियासत चल रही है? देखिए अंजनी जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से राजनीतिक शुचिता के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छी बात और है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, देखिए हर एक दल का अपनी सोच हो सकती है। हाँ, हमारा गठबंधन जिस दल से है, हम उसको ये तय नहीं कर सकते कि उसका उम्मीदवार कौन होगा कौन नहीं होगा। अरे बाप, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, हाँ, कि हम लोग राजनीतिक रूप से अपराधियों से दूरी बनाते हैं, हाँ, यही कारण है कि नाहिद हसन, जो कि कोर्ट से भगोड़ा घोषित है, जिसके ऊपर पलायन का बहुत बड़ा आरोप है, धर्मांतरण का आरोप है, और उसको पुलिस ढूंढती फिर रही है, उसको पहली लिस्ट में इन लोगों ने टिकट दिया। के नेता ये मानसिक नहीं है, उन्होंने एक सभा करके नाहिद हसन से माफी मांगी थी, कि उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुओं की पलायन की बात गलत किया, अपराधियों को प्रश्रय देती है। आपको नहीं मालूम, आप जानकारी करिए। सूर्य प्रकाश जी, 2012 से 2017 के मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह जी, जो अभी दुनिया में नहीं, थोड़ा सा आप जो है ना पब्लिक मीटिंग में आज भी जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी में एक बहुत ही बड़ा पद हासिल है, और वो
मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी के सबसे पद बता दीजिए, पद बताइए, पद सूर्य प्रकाश जी, पद बताइए कौन से पद पे है वो, कौन से पद पे है वो, कौन से पद पे है वो, कौन से पद पे हैं? अखिलेश यादव जी के सबसे खास व्यक्ति है। कौन से पद पे है? पार्टी में कोई पद है? पद पर किस पे है? किस पद पे है सर वो? देखिए ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने के माहिर लोग हैं, देख लीजिए ना, और की बात कर रहे हैं। अंजनी जी, अंजनी जी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया सिगफुल्लाह साहब ने, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनके खिलाफ 107, 116, 151 का भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा एक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं दर्ज है। ज्यादा क्या किसी का भाई होना अपराध नहीं धरती पे? अगर किसी का भाई अपराधी हो तो भी अपराधी बनाया जाएगा? आप देखिए, अरे आप देखिए हाजी यूनुस के ऊपर ये नहीं बता पाए कि सिगफुल्लाह अंसारी साहब किस पद पर है। ठीक, केवल झूठ बोलना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये होता है बहस में, कई बार आप लोग बोल जाते हैं लेकिन फिर बाद में वो तर्क आप लोग दे नहीं पाते। वो तर्कों के साथ डिबेट में हमारे साथ बैठिए। संजीव जी आपके पास आएंगे, ये बड़ी बात है क्योंकि अभी हमने देखा एक नया ट्रेंड चला है जिसकी तरफ विवेक जी भी बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रहा हूं कि ठीक है भाई, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ पे मान लीजिए सीधे एक बार वो बचेंगे कि नहीं यार बड़ा चेहरा है, बड़ा इसका अपराध क्षेत्र में नाम है, तो उसको सीधे वो अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं कराएंगे, लेकिन अपनी बैकडोर से जो सहयोगी दल है उसमें शामिल करवा देते हैं। तो यानी कहीं न कहीं जो है ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है राजनीति में, और इसीलिए ये लोग फल फूल रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सियासत की? जी सच बात यह है कि सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है आज के वक्त में, केवल संख्याओं के आधार पर सत्ता पाने की राजनीति चल रही है। उसमें आपकी संख्या में बढ़ोतरी जैसे भी हो वो करने के लिए सारी पार्टियां तैयार है, कमों में सबकी बात कर रहे हैं। सच ये है कि जब तक राजनीतिक दलों के बीच में ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि या छवि वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये लूप होल बनते रहेंगे और ये खुद बनाने वाले लोग हैं, जानबूझ करके ये तैयार करने वाले लोग हैं कि एक रास्ता बना दिया जाए। अभी जिस तरह की बात सामने आई, निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दल के लोग इस तरह के यदि विक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से यदि वो मजबूत और वैसे जो जीत जाए, चाहे जिस भी बल पे वो दबाव में लोगों को, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को बाकी लोगों को दबाव में आकर के अपने आप को जिता दें या फिर लोगों को धमका दें, या जिस तरह से भी वो, यदि उनकी छवि जीतने की है तो पार्टियां परहेज नहीं करती है उसको टिकट देने से, या फिर यदि डायरेक्ट छवि धूमिल होती हुई दिखाई देती है तो जैसा अभी चल रहा था कि पिछले दरवाजे से। लेकिन मूल बात यह है कि ये राजनीतिक पार्टियों को ये मजबूती के साथ अपने आप में ये संकल्प लेना होगा जो कभी दिखाई नहीं देता, और इलेक्शन कमीशन की मजबूरी होती है। इलेक्शन कमीशन यदि इस तरह से कोई अंकुश लगाए तो यही राजनीतिक पार्टियां मिलकर के नियम। ठीक है सर, हमारे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश जी आपका, कीर्ति जी आपका, संजीव जी आपका और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो आप देखिए कि लुंगी के बहाने हम यूपी के सियासी घटनाक्रम को, सियासी जो बाहुबली उनको टटोलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कई लुंगी के अंदर कई बड़े अपराधी हमको नजर आए और कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लुंगी एक बड़ी सियासत का केंद्र बिंदु बन गई थी।